Okay friends, so now we have done with the whole chapter and now we will solve the exercise given in your NCERT book. ठीक है, so we are now solving NCERT book exercise. It is chapter of class 9th NCERT book. ठीक है, तो इसकी सबसे पहली एक्सरसाइज जो है वह है explain any method of crop production which ensures high yield. ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? ठीक है, जब आप क्रॉप प्रोडक्शन में देख रहे थे तो हम डिफरेंट क्रॉप पैटर्न देख रहे थे. ठीक है, डिफरेंट क्रॉप पैटर्न में हमने देखा था इंटर क्रॉपिंग, ठीक है, मिक्स क्रॉपिंग, ठीक है, देन क्रॉप रोटेशन. ये तीन पैटर्न हमने देखे थे, जिसमें से सबसे जो मेथड अच्छी थी वो थी इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन. क्यों अच्छी थी इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन? बिकॉज इंटर क्रॉपिंग या क्रॉप रोटेशन, इसमें आप कोई सी भी एक मेथड लिख सकते हैं, इंटर क्रॉपिंग भी लिख सकते हैं और क्रॉप रोटेशन भी लिख सकते हैं. क्यों लिख सकते हैं ऐसा? क्योंकि अच्छा, इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है कि दो डिफरेंट काइंड की जो है क्रॉप यूज की जाती है और उसकी वजह से क्या होता है कि जो सॉइल का न्यूट्रिशन है, ठीक है, वो आप क्या कर रहे हैं उसमें, उससे शेयर कर रहे हैं. ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, एक जो है वो ऐसी लेग्यूम की फसल लगाई जाती है, लेग्यूम क्रॉप लगाई जाती है, पल्स क्रॉप, ठीक है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करती है. और यही नाइट्रोजन जो है वो कौन यूटिलाइज कर सकता है? जो अदर ग्रेन क्रॉप हमने साथ में लगाई है. तो इंटरक्रॉपिंग में दो डिफरेंट क्रॉप लगाई जाती है एक साथ, ठीक है, लेकिन इनटू द अदर अल्टरनेट रो लगाई जाती है. उससे क्या होता है कि इन दोनों के फायदे क्या हैं? इंटरक्रॉपिंग के फायदे क्या हैं? इसकी वजह से जो है लेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हमें कम यूज करने पड़ते हैं. क्यों? क्योंकि जब हम लेग्यूम क्रॉप कर रहे हैं तो लेग्यूम क्रॉप क्या करेगी? नाइट्रोजन अवेलेबल कराएगी. किसको? ग्रेन क्रॉप को. ठीक है, देन इंश्योरेंस अगेंस्ट क्रॉप फेलियर. यदि एक क्रॉप फेल हो गई तो एटलीस्ट आपके पास दूसरी क्रॉप है जो कि सक्सेसफुल हो सकती है. ठीक है, कंट्रोल ऑन वीड्स एंड पेस्ट. ठीक है, क्योंकि हमने इंटरक्रॉपिंग में देखा था कि एक वीड या एक पेस्ट जो है वो एक पर्टिकुलर क्रॉप के साथ ज्यादा जो है सरवाइव कर पाती है, लेकिन यदि आप इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं, अदर अलग अलग क्रॉप है, तो डिजीज जो है वो पूरी क्रॉप को प्रभावित नहीं कर पाएगी और पेस्ट जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो कंट्रोल ऑन वीड्स एंड पेस्ट, साथ ही सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशन को भी ये कंट्रोल करती है. डिप्लेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉइल, इसमें लेस होता है, लेस सॉइल इरोजन. ठीक है, तो इंटरक्रॉपिंग में हमें यह फायदे हैं. जबकि यदि क्रॉप रोटेशन कर और साथ में हाई यील्ड, ठीक है, हमें दो वैरायटी मिल रही हैं और इससे हमें हाई यील्डिंग मिलेगी. क्यों मिलेगी हाई यील्डिंग? क्योंकि हम एक जो है पल्स क्रॉप कर रहे हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग करेगी और वह नाइट्रोजन जो है वो दूसरी क्रॉप को काम में आएगी. तो इस प्रकार यील्डिंग जो है, प्रोडक्शन जो है वो हमें ज्यादा मिलेगा. क्रॉप रोटेशन के भी जो है सिमिलर फायदे हैं, लेकिन क्रॉप रोटेशन में हाई यील्ड ज्यादा होती है. हाई यील्ड के साथ में क्रॉप रोटेशन में जो सॉइल डिप्लेशन है वो बहुत कम होता है. ठीक है, लेस सॉइल डिप्लेशन, जो न्यूट्रिएशंस हैं. अब हम क्रॉप रोटेशन में क्या करते हैं कि एक सीजन में कोई एक क्रॉप करते हैं फील्ड में और देन इट इज फॉलोड बाय अ पल्स क्रॉप. दैट मीन्स ग्रेन क्रॉप इज फॉलोड बाय द पल्स क्रॉप या पल्स क्रॉप इज फॉलोड बाय द ग्रेन क्रॉप. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि सॉइल में ग्रेन क्रॉप की वजह से जो नाइट्रोजन डिप्लेशन हुआ है वह किसके के द्वारा रिकवर होगा? वह लेग्यूम क्रॉप के द्वारा रिकवर हो जाएगा. ठीक है, तो इस प्रकार हम सॉइल डिप्लेशन को बहुत कंट्रोल कर लेते हैं. किसमें? क्रॉप रोटेशन में. ठीक है, साथ ही वीड एंड पेस्ट कंट्रोल भी होता है इसमें.
लेकिन इट इज लेस देन इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में ज्यादा पेस्ट और वीट कंट्रोल ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। साथ ही हाई यील्ड है, ठीक, सॉइल डिप्लीशन जो है वो बहुत कम होता है इसमें, और इसकी वजह से हमें फर्टिलाइजर्स का कम यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं क्रॉप प्रोडक्शन और इंटरक्रॉपिंग के। तो यह जो है हाई यील्ड के लिए आपको इससे भी एक आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो द नेक्स्ट इज, we'll see the next exercise now. So why are the manures and fertilizers are used? ठीक है, तो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स हम क्यों यूज करते हैं? न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के लिए। तो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में हमने देखा था कि हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, तो दे आर यूज फॉर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप। कैसे? तो मैन्योर्स जो हैं दे प्रोवाइड द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल, ठीक है। दे मेंटेन द सॉइल टेक्सचर। क्यों मेंटेन करते हैं? क्योंकि ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। जो मैन्योर्स होती है, जो खाद होती है, वो हम ह्यूमस प्रोवाइड करती है, और ह्यूमस जो सॉइल की फर्स्ट लेयर है वो क्या है? ह्यूमस है। तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? मैन्योर करती है। साथ में सॉइल का टेक्सचर वो बनाए रखती है, ठीक है। सॉइल की जो सॉइल इरोजन है वो बहुत कम होता है यदि मैन्योर्स यूज की जाए तो, ठीक। उसके अलावा जो फर्टिलाइजर्स हैं, फर्टिलाइजर्स इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अब प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, और हेल्प इन ग्रोथ ऑफ क्रॉप, जो कि क्रॉप की ग्रोथ के लिए एंश्योर्स हाई यील्ड इफ यूज्ड वाइजली, ठीक है। तो वाइजली अप्रोप्रिएटली जब फर्टिलाइजर्स को यूज किया जाए तो वह हाई यील्ड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजर जो है उन्हें अप्रोप्रिएट जो है ऑप्टिमम जो क्वांटिटी है उसमें यूज करना जरूरी है। बहुत कम या बहुत ज्यादा विल लीड इनटू द लो प्रोडक्शन और लेस यील्डिंग ऑफ क्रॉप, ठीक है। तो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स दे प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द क्रॉप। मैन्योर्स जो है वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, सॉइल टेक्सचर मेंटेन रखती है। फर्टिलाइजर्स जो हैं वो हाई यील्डिंग को इंश्योर करते हैं इफ यूज वाइजली, एंड दे गिव एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल एंड दे हेल्प इनटू द ग्रोथ ऑफ क्रॉप, ठीक। देन कम्स द एक्सरसाइज नंबर 3, and it says what are the advantages of intercropping and crop rotation, ठीक है। तो इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन के दोनों के ही हमने देखे, यहाँ पे फायदे देख लिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन के आप सेम आंसर लिख सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन के क्या एडवांटेजेस है? तो इंटरक्रॉपिंग जब आप करते हैं तो आपको फर्टिलाइजर्स कम यूज करने पड़ते हैं, और ये जो है क्रॉप फेलियर के लिए इंश्योरेंस होता है। यदि एक क्रॉप फेल हो गई तो हमें दूसरी क्रॉप मिल जाएगी। वीड्स और पेस्ट पे इसका बेटर कंट्रोल रहता है, इट्स बेटर कंट्रोल ऑन वीड्स एंड पेस्ट। देन सॉइल इरोजन इसकी वजह से कम होता है, डिप्लेशन जो है वो न्यूट्रिएंट्स का कम होगा। यहाँ पर हाई यील्ड इज मेजर फैक्टर इन क्रॉप रोटेशन, ठीक है, क्योंकि जब आप एक ही प्रकार की क्रॉप लगाते हैं तो उसका यील्डिंग, उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा मिलता है आपको। लेस सॉइल डिप्लेशन, सॉइल डिप्लेशन इसमें बहुत कम होता है बिकॉज यू रिकवर द सॉइल डिप्लेशन, ठीक है। देन वीड और पेस्ट कंट्रोल इसका होता है, लेकिन इट्स लेसर देन द
इंटरक्रॉपिंग, देन नेवर लेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, बिकॉज हम जो है यदि एक पल्स क्रॉप के बाद जब एक ग्रेन क्रॉप करते हैं तो हमें उसमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स देने की जरूरत नहीं है या बहुत कम देने की जरूरत है, ठीक है। तो द आंसर विल बी द सेम एज द फर्स्ट, ठीक है। देन कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 4. So what is genetic manipulation? How is it useful in agriculture practices? ठीक है, तो हमने देखा था जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट्स बनाए जाते हैं, जो स्पीशीज बनाई जाती हैं, वो हमने किस में देखा था? वैरायटी इंप्रूवमेंट में, ठीक है। वैरायटी इंप्रूवमेंट में हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमने देखा था जेनेटिक मॉडिफाइड, ठीक है। तो बहुत सारी स्पीशीज आजकल जेनेटिकली मॉडिफाइड की जा रही है, तो वही कहलाता है जेनेटिक मैनिपुलेशन। जब हम मैनिपुलेट करते हैं जेनेटिक कॉम्बिनेशन को तो इट इज कॉल्ड एज जेनेटिक मैनिपुलेशन, ठीक है। तो यह क्या होता है? यह होता है इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड जीन, introduction of genes with desired character into a cell genome is called as genetic manipulation or genetic modification, or it forms ट्रांसजेनिक वेराइटीज, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? देखिए क्या होता है कि हमें पता है जीन्स क्या, क्रोमोसोम्स में जीन्स होते हैं और ये जो जीन्स है हमारे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, ठीक है। तो सम जीन्स, ठीक है, जैसे कि यदि हम प्लांट की बात करें तो सम जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सम कलर ऑफ फ्लावर, और सम जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्जर साइज ऑफ फ्रूट, और सम जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेजिस्टेंट ऑफ डिजीजेस और रेजिस्टेंट टू द बायोटिक एंड द एबायोटिक फैक्टर। तो यह क्या है? These are the desired character, ये desired character है जो कि हम चाहते हैं हमारी वैरायटी में हो। अब हम उसके लिए क्या करेंगे? यदि किसी वैरायटी में वह जीन्स हैं हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर्स के, तो हम उन जीन्स को क्या कर देंगे? हम एक प्लांट की सेल में, ठीक है, इंट्रोड्यूस कर देंगे उसको, और उसके जीनोम में, जीनोम मतलब उसका जो जेनेटिक मेकअप है, उसके जो क्रोमोसोम्स हैं, उसमें हम उन जीन्स को इंट्रोड्यूस कर देंगे, एंड देन इट एग्जिबिट इट्स प्रॉपर्टी। फिर क्या होगा कि उस ट्रांसजेनिक प्लांट में, उस ट्रांसजेनिक वैरायटी में वह जीन्स अपना जो है मैनिफेस्टेशन देगा। दैट मीन्स यदि कोई वैरायटी है, ठीक है, कोई प्लांट है जो कि गुड वैरायटी का प्लांट है, लेकिन उसके जो फ्रूट्स हैं वो साइज कम है, ठीक है, स्मॉल साइज के फ्रूट्स उसमें होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? उस गुड वैरायटी प्लांट में हम क्या कर सकते हैं? वह जीन ट्रांसफर कर सकते हैं जो कि लार्ज साइज के फ्रूट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो अब क्या होगा? जब हम उसके जो सेल्स होंगी, ठीक है, उसमें जब हम उसे ट्रांसफर कर देंगे तो इट एग्जिबिट इट्स कैरेक्टर, ठीक है। जब उस नई वैरायटी के जो फ्रूट्स आएंगे वो लार्ज साइज के होंगे, ठीक है। तो यह कहलाएगी, जो नई वैरायटी बनी वो कहलाएगी ट्रांसजेनिक वैरायटी, ठीक है। जब प्लांट में ऐसी वैरायटी बनती है तो हम उसे ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं। जब एनिमल्स में वह वैरायटी बनती है तो हम उसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ट्रांसजेनिक एनिमल्स इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जब हमने पोल्ट्री फार्मिंग पढ़ा था उसमें भी हमने देखा था कि ऐसी वैरायटीज बर्ड्स की बनाई जा रही है जो कि ट्रांसजेनिक है, और उसकी वजह से गुड क्वालिटी एग और मीट प्रोडक्शन किया जा रहा है, ठीक। तो जब एग्रीकल्चर में जेनेटिक मैनिपुलेशन किया जाता है तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन प्रोड्यूस वैराइटीज विद डिजायर्ड कैरेक्टर, ठीक है। अब ये डिजायर्ड कैरेक्टर मैंने बताया क्या हो सकते हैं? ड्वार्फ वैरायटी, हम चाहेंगे कि ड्वार्फ वैराइटीज हो जो जल्दी बड़े हो जाए, ठीक है, ड्वार्फ वैराइटीज हो। ड्वार्फ वैरायटी दैट मीन्स कि बहुत छोटे ही साइज में जो फ्लावरिंग है वह स्टार्ट हो जाए, जो फ्रूटनिंग है वह स्टार्ट हो जाए प्लांट में, ठीक है। देन रेजिस्टेंट टू डिजीजेस,
ठीक है, रेजिस्टेंट टू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट डिजायरेबल कैरेक्टर्स जो कि हम एग्रीकल्चर में क्या कर सकते हैं, नई वेराइटी फॉर्म करके नए प्लांटेशंस जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और इसका एक और फायदा होता है ट्रांसजेनिक वेराइटी का कि ट्रांसजेनिक वेराइटीज में हम जो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन में जो पेरेंट्स जो नए जो सीड्स हैं वो आपको नए खरीदने पड़ेंगे, लेकिन ट्रांसजेनिक वैरायटी में क्या होगा, जो आपकी ट्रांसजेनिक वैरायटी से जो सीड फॉर्म हुए हैं उन सीड्स को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हाइब्रिड वैरायटी से जो सीड फॉर्म होते हैं आप उसे नहीं यूज कर सकते फॉर द अगेन द न्यू क्रॉप, बट यू हैव टू बाय देम अगेन एंड अगेन। क्यों? क्योंकि हाइब्रिड वैरायटी के लिए हाइब्रिड सीड्स जो है वो आपको हाइब्रिड सीड्स ही चाहिए, हाइब्रिड वैरायटी से जो सीड फॉर्म होंगे वो आपके कोई काम के नहीं है। ठीक है, तो दैट इज वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर कि ट्रांसजेनिक वैरायटी का क्या फायदा है। ठीक, तो ये हमने देखा जेनेटिक मैनिपुलेशन किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ठीक है, तो हाउ डू स्टोरेज ग्रेन लॉसेस ऑकर। ठीक है, तो हमने देखा था कि ग्रेन स्टोरेज जब हम देख रहे थे तो क्या क्या चीजें हैं जो ग्रेन स्टोर्स को प्रभावित करती हैं, तो बहुत सारे इंसेक्ट्स जो पेस्ट हैं वह जो है वो प्रभावित करते हैं पेस्ट को। ठीक है, मॉइस्चर की वजह से रोटेन हो सकता है ग्रेन। ठीक है, देन रोडेंट्स जो है ईट अप कर सकते हैं आपके ग्रेन्स को। ठीक है, तो जब आप स्टोर करते हैं ग्रेन को तो वो किस किस कारण से जो है खत्म हो सकता है, खराब हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो सबसे पहला है इंसेक्ट, बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं, मॉथ हैं, ठीक है, बहुत सारे मॉथ हैं या बहुत सारे दूसरे इंसेक्ट्स जो हैं वह क्या करते हैं, इन स्टोर्ड ग्रेन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, और इसलिए हमें पेस्टिसाइड्स यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, दूसरा मॉइस्चर, यदि मॉइस्चर में ग्रेन को रखा जाए तो मॉइस्चर विल रॉटेन द ग्रेन। ठीक है, इसलिए हमें ग्रेन्स को ड्राई और कूल प्लेस पर रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, प्लेस देम कूल एंड ड्राई प्लेस। ठीक है, साथ ही जब हम स्टोर कर देते हैं तो रोडेंट्स उन्हें बहुत खाते हैं, तो रोडेंट्स के लिए हमें रोडेंटिसाइड यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो जिंक फॉस्फाइड जो है इसके लिए यूज किया जाता है एज अ रोडेंटिसाइड। ठीक, तो इस प्रकार इंसेक्ट, मॉइस्चर एंड रोडेंट्स, ये तीन जो चीजें हैं वह स्टोर्ड ग्रेन को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। ठीक है, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट exercise. Okay friends, so we'll see the next exercise and it is exercise number 6. How do good animal husbandry practices benefits farmers? ठीक है, तो कैसे यदि एक फार्मर गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस करता है तो उसके लिए उसको क्या बेनिफिट्स होंगे उसकी वजह से। ठीक है, तो जब एक एनिमल हस्बेंड्री में हमने क्या क्या देखा, कैटल फार्मिंग देखा, पोल्ट्री फार्मिंग देखा, पिसिकल्चर देखा और एपीकल्चर देखा। ठीक है, तो सबसे पहले तो जब यह सब प्रैक्टिसेस एक फार्मर करता है तो उसे इकोनॉमिकली बेनिफिट्स होते हैं, फाइनेंशियली उसको लाभ होता है। ठीक है, क्योंकि उसे सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहना जरूरी नहीं है। जब वो गुड एनिमल हस्बेंड्री की प्रैक्टिसेस करेगा तो ही विल बी इकोनॉमिकली साउंड। ठीक है, उसका फाइनेंशियल जो है वो ग्रोथ होगी, इट हेल्प इन इट्स फाइनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, लेस डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है,
दूसरा, जब आप कैटल फार्मिंग प्रॉपरली करते हो तो ऑफ कोर्स मिल्क सेलिंग से उसकी फाइनेंशियल ग्रोथ बढ़ेगी, साथ ही ड्राफ्ट एनिमल की वजह से हेल्प इन वर्क, उसको डिफरेंट वर्क में हेल्प मिलती है। जैसे एग्री के कुछ जो काम है, एग्रीकल्चर के प्लोइंग का काम है, टिलिंग का काम है, ठीक है, तो इन सब में क्या होगा, उसे बुलक्स हेल्प करेंगे, ठीक है, बुल्स हेल्प करेंगे। तो ड्राफ्ट एनिमल दे हेल्प इन देम इनटू द वर्क, ठीक है। दूसरा, पोल्ट्री फार्मिंग, जब वो पोल्ट्री फार्मिंग प्रॉपरली करता है तो ऑफकोर्स फाइनेंशियल ग्रोथ में उसे हेल्प मिलेगी, ठीक है। एंड फूड फॉर देम, if they eat poultry meat then it can become a food for them also, ठीक है। then pisciculture and it is a very cheaper nutrition for them, ठीक है, क्योंकि एक cheaper nutrition का काम करता है एग और मीट। साथ ही pisciculture cheaper nutrition, ठीक है, क्योंकि देखिए पिसिकल्चर के लिए क्या चाहिए, पिसिकल्चर के लिए एक पॉन्ड चाहिए जो कि इजीली अवेलेबल होता है नियर बाय द लैंड। तो एक फार्मर जो है उसके पास में उसके लैंड पर ही पिसिकल्चर कर सकता है, एक जो पॉन्ड बनाकर, आर्टिफिशियल पॉन्ड बना के, एंड ही कैन इजीली डू द पिसिकल्चर। पिसिकल्चर से ऑफ कोर्स जब वो सेल करेगा फिशेस को तो उसको फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, साथ ही it is a cheaper nutrition for its family also, ठीक है। then apiculture it is also helpful into the financial growth, ठीक। तो इस प्रकार एक फार्मर यदि गुड एनिमल हस्बेंड्री की प्रैक्टिस करे तो वह बहुत इकोनॉमिकली साउंड हो सकता है और इट विल हेल्प हिम फाइनेंशियली वेरी वेल एंड it will decreases the dependency on the agriculture, क्योंकि जब एक फार्मर सिर्फ एग्री पे डिपेंड रहेगा तो क्या होता है कि एग्रीकल्चर में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं वी कैन नॉट कंट्रोल दैम, लाइक फ्लडिंग, ठीक है। यदि फ्लडिंग बहुत ज्यादा हो तो इट विल डिस्ट्रॉय द होल क्रॉप, या पानी ना बरसे, रेन्स ना हो तो इट विल डिस्ट्रॉय द क्रॉप, ठीक है। तो some factors are there which we cannot control. तो if a farmer does good animal husbandry practices, it will help him into the financial growth and it causes the less dependency on the agriculture, ठीक है। then we comes to the exercise number 7 and it says what are the benefits of cattle farming। अब कैटल फार्मिंग के क्या बेनिफिट्स है, तो अब याद कीजिए कैटल से हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, स्किन, हॉर्न्स, ठीक है, स्किन भी काम आती है कैटल्स की, ठीक है। साथ ही ड्राफ्ट एनिमल्स हेल्प इन वर्क, डिफरेंट वर्क वो कर सकते हैं, टिलिंग, ठीक है, पुलिंग एंड प्लोइंग ऑफ फार्म्स, ठीक। तो फार्मर्स को डिफरेंट वर्क में हेल्प करते हैं, ठीक। तो दीज आर द डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ कैटल फार्मिंग। मिल्क प्रोडक्शन उनसे होता है, स्किन और हॉर्न्स भी उनके कुछ काम में आते हैं, ठीक है, उनसे भी कमर्शियल प्रोडक्शंस होते हैं। ड्राफ्ट एज ए ड्राफ्ट एनिमल वो हमें हेल्प करते हैं एंड at some places their meats also is eatable, ठीक है। तो यह जो है डिफरेंट बेनिफिट्स हैं कैटल फार्मिंग के। देन we'll come to the exercise number 8. Exercise number 8 is for increasing production what is common in poultry, fisheries and beekeeping, ठीक है। तो एक सिस्टम जो कि इन तीनों पर लागू होता है, अप्लाई होता है, वह क्या है, ठीक है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन है वह बढ़े पोल्ट्री में, फिशरीज में और बी कीपिंग में, तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। तो सबसे पहला है वैरायटी इंप्रूवमेंट,
हमें ऐसी वैरायटी यूज करना चाहिए जो कि हमें ज्यादा प्रोडक्शन दे, ठीक है। लाइक पोल्ट्री में गुड लेयर्स एंड गुड ब्रॉयलर्स हमें यूज करने चाहिए, ठीक है। ऐसी वैरायटी ड्वार्फ वैरायटी हो जो कि कम फीड पे जो है वो रेयर हो सके। फिशरीज में हमें गुड वैरायटी चाहिए, ठीक है, गुड वैरायटी की फिशेस, ठीक है, जो कि जल्दी बड़ी हो जाए, जिनका मीट जो है वो ईटेबल हो या ज्यादा टेस्टी हो, ठीक है। बी कीपिंग में ऐसी हनी बीज चाहिए हमें जो कि ज्यादा हनी प्रोड्यूस करती हो, जो कि लेस स्वार्मिंग वैरायटीज हो, ठीक है, जो कि डोमेस्टिकेटेड हो। तो सबसे पहले हमें गुड वैरायटी चाहिए टू डोमेस्टिकेट, ठीक है। दूसरा, न्यूट्रिशन इंप्रूवमेंट, ठीक है। न्यूट्रिशन, हमें ऐसा न्यूट्रिशन देना उन्हें जरूरी है जो कि उनके लिए एक बैलेंस्ड डाइट का काम करे, ठीक है। जैसे कि पोल्ट्री में हमने देखा था बैलेंस्ड न्यूट्रिशन हमें देना जरूरी है, ब्रॉयलर्स को अलग न्यूट्रिशन देना जरूरी है, लेयर्स को अलग देना जरूरी है, ग्रोअर्स को हमें अलग देना जरूरी है, ठीक है। तो उन्हें हमें जो है गुड पास्चरेज देना जरूरी है। फिशेस में जो है फिशेस का जो फूड है वह प्रॉपर फूड उनको देना जरूरी है। बी कीपिंग के लिए, हनी बी के लिए हमें क्या जरूरी था कि ऐसे प्लांटेशन आसपास हो जिनमें ज्यादा फ्लावर्स हो या ज्यादा समय तक वहां पे फ्लावरिंग हो, ठीक है। तो हमें दूसरा जरूरी है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करना। तीसरी बात है प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन कहां से? तो प्रोटेक्शन फ्रॉम बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। अब ये बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, पोल्ट्री को हमें डिफरेंट डिजीज कॉजिंग एजेंट से बचाना जरूरी है, या यदि उन्हें डिजीज हो जाए तो हमें उन डिजीजेस को रोकना जरूरी है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन जरूरी है एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर से। साथ ही दूसरे क्या हो सकते हैं? फ्रॉम डिजीजेस, फ्रॉम हाई टेम्परेचर, फ्रॉम टू मच लाइट, ठीक है। तो जो हमें उनका जो प्लेस है जहां हम उन्हें रखते हैं, हाउसिंग जो है, इट शुड बी क्लीन, ड्राई, एरी, वेंटिलेटेड, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें बहुत जरूरी हैं। ये तीनों चीजें क्या करती हैं, या इन तीनों को क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करना जरूरी है, ठीक है। तो पोल्ट्री, फिशरीज और बी कीपिंग तीनों को हमें प्रोटेक्ट करना जरूरी है डिजीजेस से, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स से जो कि उन्हें प्रभावित करते हैं। तो यह ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमें तीनों में अप्लाई करना जरूरी है। तो दिस इज वेरी कॉमन बिटवीन these three, and even in the cattle farming and into the farming also, agriculture also, ठीक है। variety improvement, nutrition improvement and protection is equally important into the agriculture, ठीक। तो this is all about the 8th exercise number 8. Now we'll come to the exercise number 10. And how do you differentiate between capture fisheries, मैरीकल्चर एंड एक्वाकल्चर? ठीक है। तो क्या अंतर है तीनों में? सबसे पहले कैप्चर फिशरीज क्या है? कैप्चर फिशरीज मतलब कि कैप्चरिंग द फिशेस फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। जब नेचुरल हैबिटेट से, जहां ऑलरेडी फिशेज हैं, हमने उन्हें पाला नहीं है, जहां ऑलरेडी हैं, जैसे कि रिवर में, पॉन्ड्स में, ठीक है, ओशन में, वहां से जब उन्हें कैप्चर किया जाता है, पकड़ा जाता है डिफरेंट डिवाइसेस के द्वारा, तो उसे कहा जाता है कैप्चर फिशरीज, ठीक है। जबकि मैरीकल्चर क्या है? ठीक है। तो जब मराइन ऑर्गेनिजम्स को reared for food purpose, तो उसे क्या कहा जाता है? मैरीकल्चर, ठीक है। इसमें हाई इकोनॉमिक वैल्यू के जो मराइन एनिमल्स हैं, जैसे कि प्रॉन, जैसे कि शेलफिश, जैसे कि ऑयस्टर्स, ठीक है, इन्हें पाला जाता है, तो उसे कहा जाता है मराइन फिशरीज या मैरीकल्चर, ठीक है। तो मराइन फिशरीज या मैरीकल्चर में वे मराइन ऑर्गेनिजम्स जिनको कि पाला जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ फूड, ठीक है, तो उसको कहते हैं मैरीकल्चर, ठीक।
ये जो एनिमल्स है सॉल्टी वाटर में ही वो पाले जा सकते हैं। देन कम्स द एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर में क्या होता है, सभी जो फ्रेश वाटर और मराइन वाटर, रेयरिंग ऑफ फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर एनिमल्स इज कॉल्ड एज एक्वाकल्चर। ठीक है, तो टुगेदर दे आर कॉल्ड एज एक्वाकल्चर। जब मराइन कल्चर और फ्रेश वाटर फिशरीज जब हम एक साथ देखते हैं तो इट इज कॉल्ड एज एक्वाकल्चर, उन्हें कहा जाता है। एक्वाकल्चर मीन्स उन ऑर्गेनिज्म जो कि पानी में रहता है, एक्वा मीन्स वाटर, कल्चर मीन्स टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो उनको हम पाल रहे हैं जो कि पानी में रहते हैं, तो पानी मराइन वाटर भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी, तो टुगेदर वी विल कॉल दिस एक्वाकल्चर। ठीक, तो thus we have done with all the exercises of this chapter and thus we have revised the whole chapter again. ठीक है, and I hope everything is clear with you and just revise the chapter again and again and the things will be more clearer to you.